तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम फिटर थ्योरी की क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने लेपिंग और होनिंग तक के फिटर थ्योरी की क्लासेस को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी फिटर ट्रेड का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की कोटिंग। अब फ्रेंड्स, धातुओं को मतलब सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी हमारी कोटिंग की जाती है। जैसे हमारी कोई भी धातु है, उस पर जंग वगैरह ना लगे, या वो ज़्यादा लंबे समय तक उस पर किसी भी पदार्थ का या बाहरी आवरण का मतलब तापमान का उस पर कोई अंतर ना पड़े, तो उसके लिए बहुत सारी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की जाती हैं। तो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, हमारी मतलब कोई भी धातु है उस पर जंग वगैरह लगने से बचाना ही हमारा एंटी कोरोसिव कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है हमारा प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। अब प्रोटेक्टिव कोटिंग्स क्या होता है, तो पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है किसी जॉब को हवा और पानी के प्रभाव से बचाने के लिए कुछ उपचार किए जाते हैं, जिन्हें प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कहते हैं। मतलब कि कोई भी हमारा जॉब है, उसे हवा और पानी के प्रभाव से बचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ उपचार किए जाते हैं, जिन्हें प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कहते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग करने के बाद जॉब पर जंग नहीं लगता और इसकी सरफेस देखने में भी सुंदर लगती है। मतलब प्रोटेक्टिव करने के बाद हमारे जॉब की सरफेस पर जंग वगैरह नहीं लगता है और देखने में भी अच्छी लगती है। अब बोल रहा है जंग अवरोधक उपचार, एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बोल रहा है धातुओं को जंग या जलवायु के प्रभाव से बचाने अथवा उन्हें चमकीला सुंदर दिखने के लिए जो क्रिया की जाती है, उन्हें उसे जंग अवरोधक उपचार या मेटल फिनिशिंग कहते हैं। मतलब धातुओं को जंग हुआ या जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए और उसे चमकीला सुंदर दिखने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जंग अवरोधक उपचार या मेटल फिनिशिंग कहते हैं। अब बोला एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट तीन प्रकार की होती है। जो एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट रहती है हमारी, तीन प्रकार की रहती है। पहली आ जाती है अस्थायी उपचार, टेम्पररी ट्रीटमेंट। मतलब अस्थायी उपचार का मतलब रहता है कुछ समय के लिए। टेम्पररी ट्रीटमेंट तो क्या बोल रहा है, इसमें धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर बार्निश तेल या ग्रीस की एक हल्की परत चढ़ा दी जाती है। मतलब कोई भी हमारी धातु है, उस पर हम बार्निश हुआ, तेल हुआ या ग्रीस की एक हल्की परत चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या रहता है, उस पर जंग वगैरह नहीं लगता। ये हो गया हमारा कौन सा, टेम्पोररी ट्रीटमेंट। सेकंड आ जाता है हमारा अर्धस्थायी उपचार, मतलब सेमी परमानेंट। तो क्या बोल रहा है, इसमें धातु को जंग या जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए उन पर कलरिंग, प्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग या टिनिंग आदि कर दी जाती है। मतलब धातु को जंग या जलवायु से के प्रभाव से बचाने के लिए हम उस पर किसकी परत चढ़ा देते हैं, कलरिंग हो गया, प्लेटिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग हो गया, टिनिंग आदि कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्थायी उपचार। अब परमानेंट ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो बोल रहा है यह एक स्थायी कोटिंग है जिससे जॉब पर जंग नहीं लगता है। इस क्रिया में विद्युत के द्वारा धातु पर कैडमियम, निकेल, प्लेटिनियम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग की पतली परत चढ़ाई जाती है। मतलब जो स्थायी उपचार है हमारा, परमानेंट ट्रीटमेंट है, मतलब जिसके बाद धातु पर जंग लगता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा धातु पर कैडमियम हुआ, निकेल हुआ, प्लेटिंग हुआ, क्रोम प्लेटिंग की क्या करते हैं, पतली परत चढ़ा देते हैं। नोट क्या बोल रहा है, धातुओं को जंग अवरोध बनाने के लिए और उन पर किसी भी प्रकार की स्थायी या अस्थायी उपचार करने से पूर्व फाइन एमरी क्लॉथ या कास्टिंग सोडे के घोल से साफ कर लेना चाहिए। मतलब कोई भी हमारी धातु है, अगर हम उस पर पेंट कर रहे हैं या कलरिंग कर रहे हैं या टिनिंग कर रहे हैं, तो मतलब वो टिनिंग या कलरिंग या कोई भी हम पेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसे करने से पहले क्या, उसको फाइन एमरी क्लॉथ मतलब हमारा रेगमाल हो गया, या कास्टिक घोल से हमें क्या कर लेना चाहिए, उसको साफ कर लेना चाहिए। अब आ जाता है गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग क्या रहता है, तो ये हमारी मतलब उस मतलब जो धातु पर हम परत चढ़ाते हैं, तो उसकी विधियां आ गई हैं, जिसमें पहली है गैल्वेनाइजिंग, जस्तीकरण। ये क्या होता है, तो बोल रहा है इस विधि को हॉट डीपिंग विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग को हॉट डीपिंग विधि भी कहते हैं। इसमें जस्ते जिंक का घोल प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग में किसका यूज किया जाता है, जिंक का घोल का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग माइंड स्टील के पार्ट पर जिंक की परत चढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब माइंड स्टील के पार्ट पर जिंक की परत चढ़ाने के लिए गैल्वेनाइजिंग का यूज किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग करने के लिए सबसे पहले माइंड स्टील के पार्ट की पिकलिंग की जाती है। पिकलिंग का मतलब ये रहता है फ्रेंड्स, पार्ट की सतह को खुरदुरा बनाना। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है पिकलिंग में पार्टों को गर्म सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोलिक एसिड के घोल में कुछ समय तक अर्थात 2 या 3 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद पार्ट को साफ पानी से धो दिया जाता है। क्या करते हैं, इसके बाद हमारा जो पार्ट रहता है उसको साफ पानी से धो दिया जाता है, क्या, पिकलिंग करने के बाद। पिकलिंग का अर्थ है पार्ट की सतह को खुरदुरा बनाना, ताकि उसमें जिंक की परत अच्छी तरह से सेट हो जाए। मतलब अगर कोई पार्ट है, अगर हम उसको थोड़ा खुरदुरा कर देंगे, तो हम उस पर जब पेंट वगैरह करेंगे तो वो और अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, पिकलिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पिकलिंग करने के बाद साफ किए हुए पार्ट की सतह पर
फ्लक्स लगाया जाता है। मतलब पिकलिंग करने के बाद जिस पार्ट को हमने साफ किया उस पर क्या करते हैं, फ्लक्स लगा देते हैं, और उसके बाद ही उसे पिघले हुए जिंक में डुबोया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसे पिघले हुए जो जिंक रहता है उसमें डुबोया जाता है। कई बार पार्टों में अच्छी चमक लाने के लिए जिंक के घोल में कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम की भी मिलाई जाती है। इससे कोटिंग की मोटाई एक समान व चमक अधिक बढ़ती है। क्या रहता है, कई बार जो हम जब हम जिंक के घोल में क्या करते हैं, कई बार एल्यूमिनियम की मात्रा मिला देते हैं थोड़ी सी। तो एल्यूमिनियम मिलाने से क्या होता है, मोटाई एक समान आती है व चमक अच्छी आती है। जिंक के घोल का तापमान 450 से 465 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। जो जिंक का घोल का तापमान रहता है वो हमारा 450 से 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा रहता है। इस घोल में डुबाने के बाद पार्ट को पानी में डुबोया जाता है। मतलब घोल में डुबाने के बाद पार्ट को पानी में डुबोया जाता है। आमतौर पर गैल्वेनाइजिंग की क्रिया पाइपों के स्ट्रक्चरल वर्क, बनावट संबंधी कार्य, नटों और बोल्टों को जंग वगैरह से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। जो हमारी गैल्वेनाइजिंग क्रिया रहती है, हमारे पाइपों के स्ट्रक्चरल वर्क हो गए, नट हो गया, बोल्ट हो गया आदि को जंग वगैरह से बचाने के लिए इस पर क्या की जाती है, गैल्वेनाइजिंग की जाती है। यह क्रिया सस्ती और भरोसेमंद क्रिया है, इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। जो गैल्वेनाइजिंग हमारी प्रक्रिया है सबसे सस्ती और भरोसेमंद प्रक्रिया है, इसलिए इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट को, क्या आ जाती है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या रहती है, तो बोल रहा है यह एक स्थायी कोटिंग है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है हमारी, ये हमारी स्थायी कोटिंग के अंतर्गत आती है। बोल रहा है बिजली के द्वारा धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मतलब बिजली के द्वारा किसी भी धातु पर हम जो परत चढ़ा रहे हैं उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसमें क्रोमियम, निकल, तांबा, जस्ता, कलई, टिन, कैडमियम, चांदी और सोना आदि की परत दूसरी धातुओं पर चढ़ाई जाती है। कौन कौन सी धातुओं की, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, कैडमियम हो गया, चांदी और सोना आदि की परत दूसरी धातुओं पर चढ़ाई जाती है। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। यह एक स्थायी कोटिंग है जिससे जॉब पर जंग नहीं लगता है। मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है स्थायी कोटिंग है और इस पर हमारे जॉब पर जंग नहीं लगता है। इसमें जिस जॉब या धातु पर परत चढ़ाई जाती है उसे कैथोड, मतलब जिस जॉब या धातु पर, मतलब जो भी हमारा जॉब है उस पर हम परत चढ़ा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैथोड। और जिस घोल व जिस धातु को परत चढ़ानी है उसे बोलते हैं एनोड। मतलब कैथोड और एनोड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब जैसे हमारी जिंक हो गई, अब जैसे मान लीजिए हमारी जिंक हो गई, हमें मतलब जिंक की कोई रॉड है, सॉरी फ्रेंड, जैसे लोहे की कोई रॉड है, लोहे की रॉड पर हम परत चढ़ा रहे हैं किसकी, जैसे एल्यूमिनियम की परत चढ़ा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा हमारा एनोड, और जो लोहे की छड़ है वो हो जाएगी हमारी कैथोड। तो ये आपको याद रखना है, जिस जॉब या धातु पर परत चढ़ाई जाती है उसे कैथोड, और जिस घोल व जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसे एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस घोल में धातु को रखकर करंट दिया जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या रहता है, एक घोल बनाया जाता है, तो घोल में रखकर ही धातु को जो करंट दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यह घोल धातु को किसी सॉल्ट को पानी में घोलकर तैयार करते हैं। जो घोल रहता है किसमें, धातु को किसी सॉल्ट या पानी में घोलकर तैयार करते हैं। करंट डायरेक्ट किसी डीसी मोटर, सॉरी किसी डीसी जनरेटर या रेक्टिफायर से प्राप्त किया जाता है। जो करंट रहता है हमारा डायरेक्ट करंट, वो किससे, रेक्टिफायर से प्राप्त किया जाता है। इसमें करंट की वोल्टेज कम और एम्पियर अधिक रहती है। आपको पता है वेल्डिंग करते समय या कोई भी धातु की परत चढ़ाते समय हमारा वोल्टेज कम और एम्पियर अधिक रखी जाती है। इसमें करंट लोड एनोड प्लस से तथा कैथोड माइनस से या जॉब की तरफ भेजा जाता है। इस प्रकार करंट देने से धातु पिघलकर जॉब के ऊपर जमना शुरू हो जाती है और परत चढ़ जाती है। इस प्रकार क्या होता है, जो हमारे एक जॉब की, मतलब जॉब रहता है, तो जॉब की क्या रहता है, जैसे हमारा ये जॉब है और ये हमारा एनोड हो गया, मतलब इस धातु की परत इस धातु पर चढ़ानी, तो ये धातु क्या रहता है, पिघलती जाती है और इस पर इसकी परत चढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं ये परत चढ़ी हुई है, जैसे ये रेड से मार्क किया गया है, ये परत इस धातु पर चढ़ रही है। तो ये हो गया कैथोड, मतलब माइनस, और प्लस एनोड। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा ही धातुओं पर स्थायी प्रकार की कोटिंग की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट टेनिंग। अब टेनिंग क्या रहता है, तो टेनिंग का बोल रहा है लोहे की चादरों या पार्टों पर वातावरण के प्रभाव से जंग लग जाता है। जो लोहे की चादर रहती है उन पर क्या रहता है, वातावरण के प्रभाव से जंग लग जाता है। इसलिए जंग से बचाने के लिए टिन की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जंग वगैरह से बचाने के लिए क्या करते हैं, टिन की पतली परत चढ़ा जाते हैं। आमतौर पर टिनिंग आयरन की पतली चादरों पर की जाती है। मतलब जो पतली सीटें रहती हैं उन पर क्या करती जाती है, टिनिंग की जाती है। टिनिंग करने के लिए पार्ट या चादर को पिघले हुए टिन के टैंक में डुबाया जाता है। अब टिनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पिघला हुआ टिन का टैंक रहता है उसमें क्या करते हैं, हम धातु को डुबो देते हैं। जब पार्ट या चादर की सतह पर पिघला हुआ टिन अच्छी तरह से लग जाता है तो उसे बाहर निकालकर टिन की परत को बराबर करने के लिए रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, जैसे हमने किसी चादर पर टिन की परत चढ़ा दी तो उसे बाहर निकालकर क्या करते हैं, उसकी जो परत रहती है उस पर रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी टिनिंग।
तो रोलर का प्रयोग करने से क्या रहता है, जो हमारी धातु है वो बराबर मतलब पूरी सीट पर बराबर मोटाई में आ जाती है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रोलर का। अब आ जाती है नेक्स्ट विधि, आ जाती है हमारी मेटल स्प्रेइंग। अब मेटल स्प्रेइंग क्या रहता है, तो बोल रहा है यह धातु सॉरी एक धातु दूसरी धातु की सतह पर पेंट की तरह स्प्रे द्वारा परत चढ़ाने की क्रिया को मेटल स्प्रेइंग कहते हैं। मतलब कोई धातु है उस पर दूसरी धातु की परत पेंट की तरह स्प्रे द्वारा, मतलब स्प्रे द्वारा जो हम कलरिंग करते हैं उसको मेटल स्प्रेइंग बोलते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की स्प्रे गन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में तैयार की हुई सरफेस पर पिघली हुई धातु के कणों की स्प्रेइंग की जाती है, जिससे खराब हुई सरफेस को ठीक किया जा सकता है और उसे जंग वगैरह लगने से बचाया जा सकता है। इस विधि द्वारा पीतल, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि की स्प्रेइंग कास्ट आयरन व कार्बन स्टील के पार्ट पर की जाती है। तो मेटल स्प्रेइंग कुछ नहीं है फ्रेंड, मेटल स्प्रेइंग आपने देखी होगी, हमारी गाड़ी वगैरह रहती है तो उस पर जो कलर करते हैं तो वो स्प्रे द्वारा ही कलर करते हैं, तो वही हमारी मेटल स्प्रेइंग आती है। तो क्या बोल रहा है, इस विधि द्वारा पीतल, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि की स्प्रेइंग, मतलब पीतल हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तांबा की जो स्प्रेइंग रहती है किसके कौन से पार्ट पर, कास्ट आयरन व कार्बन स्टील के पार्ट पर की जाती है। तो ये हो गई हमारी मेटल स्प्रेइंग। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट विधि सेरेडाइजिंग। अब सेरेडाइजिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है इस प्रक्रिया में सबसे पहले वर्कपीस की पिकलिंग की जाती है। सेरेडाइजिंग प्रक्रिया में भी क्या की जाती है, पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारे जॉब की सतह को खुरदुरा बनाना, जिस पर हमारा तेल हुआ या पेंट वगैरह हुआ वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद वर्कपीस को एक स्टील बैरल ड्रम के अंदर डालकर घुमाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, पिकलिंग के बाद वर्कपीस को एक स्टील के ड्रम के अंदर डालकर घुमाया जाता है। स्टील बैरल के अंदर जिंक पाउडर होता है और इसका तापमान 370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो स्टील बैरल रहता है उसके अंदर जिंक पाउडर रहता है और उसका तापमान 370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें वर्कपीस को घुमाने का समय उस पर चढ़ाई जाने वाली परत की मोटाई के अनुसार रखा जाता है। गरम पाउडर फेरस मेटल की सतह पर फैल जाता है और एक कठोर परत बनाता है, जिससे आयरन जिंक इंटरमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, जो गरम पाउडर रहता है हमारा फेरस मेटल की सतह पर फैल जाता है और एक कठोर परत बनाता है, जिसे कठोर परत को क्या बोलते हैं, आयरन जिंक इंटरमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इस विधि द्वारा तैयार सतह रफ बनती है, जो पेंटिंग के लिए अच्छी ग्रिपिंग देती है। मतलब जो हमारी सेरेडाइजिंग प्रक्रिया रहती है उससे जो तैयार सतह रहती है वो कैसी रफ बनती है, जो पेंटिंग के लिए अच्छी ग्रिपिंग देती है। मतलब सेरेडाइजिंग प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जॉब को मतलब बाथ में डाल देते हैं, जिंक के पाउडर के घोल में डाल देते हैं। उसके बाद क्या रहता है, इसकी जो सतह रहती है वो रफ बन जाती है। तो जब हम उस पर पेंट वगैरह करते हैं तो जो हमारा पेंट है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। नोट क्या बोला है, सेरेडाइजिंग प्रक्रिया में जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। जो सेरेडाइजिंग प्रक्रिया रहती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है क्रोमाइजिंग। अब क्रोमाइजिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है इस क्रिया में फेरस मेटल पार्ट को, मतलब लोहे धातु के पार्ट को क्रोमियम पाउडर और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर में गर्म किया जाता है। मतलब कोई भी हमारा फेरस मेटल है, जैसे हम एग्जांपल में कास्ट आयरन को ही मान लीजिए, तो फेरस मेटल पार्ट को किस में डालते हैं, क्रोमियम पाउडर और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर में गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड को 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और इसमें पार्टों को छोड़ दिया जाता है, जिससे उन पर कोटिंग हो जाती है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और इसमें जो पार्ट रहते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे उन पर कोटिंग हो जाती है। जो क्रोमाइजिंग प्रक्रिया है वो हमारी बहुत महंगी प्रक्रिया होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कैलोराइजिंग। अब कैलोराइजिंग प्रक्रिया क्या रहती है, तो बोल रहा है यह क्रिया सेरेडाइजिंग की तरह ही होती है। जो कैलोराइजिंग रहती है सेरेडाइजिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जो कैलोराइजिंग प्रक्रिया रहती है उसमें एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। इस विधि को 850 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान में किया जाता है। यह विधि सेरेडाइजिंग से उच्च तापमान पर की जाती है। यह विधि स्टील पार्ट के लिए उपयुक्त होती है। जो हमारी कैलोराइजिंग प्रक्रिया रहती है वो हमारी स्टील पार्ट के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्लेडिंग। अब क्लेडिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है यह विधि धातुओं की रोलिंग या ड्राइंग करके की जाती है। जो क्लेडिंग प्रक्रिया रहती है उसमें हमारी धातुओं की रोलिंग या ड्राइंग करके की जाती है, जिससे उन्हें जंग वगैरह लगने से बचाया जा सकता है। जो क्लैडिंग प्रक्रिया रहती है जिससे क्या रहता है, उसको जंग वगैरह लगने से बचाया जा सकता है। अब आ जाता है कोरोजन प्रतिरोधक धातुएं। मतलब कोरोजन प्रतिरोधक मतलब जंग रोधक धातुएं जिनमें जंग नहीं लगता है। तो पहला आ जाता है तांबा। तो बोल रहा है जब तांबे की पार्ट की सतह वायुमंडल प्रदूषण से प्रभावित होती है तो कुछ लंबे अंतराल के बाद इसके ऊपर एक हरी परत उत्पन्न हो जाती है, जिसे पटीना कहते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब फ्रेंड जैसे हमारा तांबा है वो हमारा जलवायु या वायुमंडल के जो प्रदूषण रहता है तो उससे जब प्रभावित होता है, मतलब उस पर
एक हरे रंग की परत उत्पन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पटीना कहते हैं। यह परत पार्टों की वातावरण के एसिड के साथ क्रिया के कारण बनती है। किसके कारण बनती है परत, पार्टों की वातावरण के साथ जो हमारा जलवायु वगैरह रहता है तो एसिड के साथ क्रिया करके बनती है। यह परत तांबे की सतह को बचाती है। तो जो पटीना नाम की जो हरी परत रहती है, ये हमारे तांबे को गलने से या सड़ने से बचाती है। तो कोरोजन प्रतिरोधक धातु में पहली हो गई हमारी तांबा। दूसरी आ जाती है जिंक। क्या बोला है, जिंक की कोटिंग बहुत ही प्रभावशाली होती है, यह ग्रे रंग की होती है। जो जिंक की कोटिंग रहती है बहुत ही प्रभावशाली रहती है और ग्रे रंग की होती है। तापमान में परिवर्तन के कारण भी इसकी कोटिंग में दरारें पैदा नहीं होती। मतलब तापमान में परिवर्तन के कारण भी इसमें की दरारों पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए इसका प्रयोग पाइपों की कोटिंग के लिए अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग स्टील की कोटिंग के लिए भी किया जाता है। तो जो हमारी जिंक रहता है उस पर भी क्या रहता है, हमारे जलवायु परिवर्तन या कोई भी बाहरी आर्द्रता या तापमान का अंतर नहीं पड़ता है, तो इसका प्रयोग भी अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिनियम। बोला एल्यूमिनियम की कोटिंग मूल धातु को जंग आदि से बचाने में बहुत सहायक होती है। क्योंकि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे एल्यूमिना कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम की कोटिंग मूल धातु को जंग आदि से बचाने में बहुत अधिक सहायक होती है। क्योंकि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन में मिलता है तो क्या बनाता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। एल्यूमिनियम का प्रयोग जब बाहरी परत के रूप में करते हैं तो इसकी एक ग्रे रंग की फिल्म बनती है और ये देखने में अच्छी व चमकदार होती है। एल्यूमिनियम तथा उसके एलॉय पर ऑक्साइड की परत बनती है, उसे एनोडाइजिंग कहते हैं। मतलब जो एल्यूमिनियम रहता है तथा उसके जो एलॉय पर ऑक्साइड की परत बनती है उसे क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। नोट क्या बोला है, एनोडाइजिंग विधि में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं। अगर कभी आपसे पूछ ले कि एनोडाइजिंग विधि में किसकी परत चढ़ाते हैं, तो एनोडाइजिंग विधि में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है लेड। अब सीसा क्या रहता है, तो बोल रहा है यह एक प्रमुख जंग प्रतिरोधक धातु है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जमीन के नीचे टेलीफोन और पावर केबल को ढकने वाली धातुओं के रूप में किया जाता है। मतलब जमीन के नीचे जो हमारी केबल वगैरह बिछाते हैं या पावर केबल को ढकने वाली धातु के रूप में किया जाता है किसका, लेड का प्रयोग। इसकी व्हाइट ऑक्साइड की फिल्म परत दूसरी धातुओं को वातावरण के बाहरी प्रभाव से सुरक्षा करती है। मतलब जो इसकी व्हाइट ऑक्साइड की जो परत रहती है वो हमारी दूसरी धातुओं से वातावरण से बाहरी प्रभाव से सुरक्षा करती है। तो ये हो गया हमारा लेड। नेक्स्ट आ जाता है स्टेनलेस स्टील। क्या बोल रहा है, यह एक अच्छी जंग प्रतिरोधक धातु है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग केमिकल प्लांट और फूड प्रोसेसिंग औजारों और रसोई घरों में किया जाता है। तो जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है उस पर भी जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रोमियम। यह धातु का प्रयोग धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं। जो क्रोमियम धातु रहती है उसका अधिकतर प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं। इसकी कोटिंग का रंग व चपक चमक बहुत अधिक समय तक रहती है। जो हमारी क्रोमियम रहता है उसकी जो कोटिंग का रंग और जो चमक रहती है वो बहुत अधिक समय तक रहती है। यह भी एक अच्छी जंग प्रतिरोधक धातु है। जो क्रोमियम है वो भी हमारी अच्छी जंग प्रतिरोधक धातु है। नेक्स्ट आ जाता है निकल। क्या बोला है, निकल का प्रयोग धातुओं के ऊपर निकल प्लेटिंग के लिए किया जाता है। यह धातुओं को रासायनिक प्रभाव से बचाती है। जो निकल रहती है हमारी क्या रहती है, धातुओं को रासायनिक प्रभाव से बचाती है। इसे तांबे के साथ 2:1 में मिलाने पर मनी मेटल रुपया धातु तैयार किया जाता है। तांबे के साथ मिलाया जाता है 2:1 में और उसे क्या बोलते हैं, मनी मेटल रुपया धातु तैयार किया जाता है। जिससे पार्टों पर समुद्र के खारे पानी और तेजाब का असर नहीं होता है। तो जो हमारा निकल धातु रहता है उसे क्या करते हैं, 2:1 में तांबे के साथ मिला दिया जाता है और उसे क्या बोलते हैं, मनी मेटल रुपया धातु कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रुपया धातु किसे कहा जाता है, तो निकल को कहा जाता है। अब आ जाता है नॉन मेटालिक कोटिंग मतलब अधातु। बोल रहा है धातुओं पर जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए प्रायः निम्नलिखित नॉन मेटालिक्स कोटिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब अधातु। तो पहला आ जाता है ऑयलिंग या ग्रीसिंग। तो बोल रहा है धातुओं पर जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए उन पर तेल ग्रीस आदि की अस्थायी कोटिंग कर दी जाती है। मतलब कोई भी हमारी धातु है उस पर जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए हम उस पर ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है प्लास्टिक कोटिंग। बोला धातुओं पर जंग बल वगैरह लगने से बचाने के लिए उन्हें पिघले हुए प्लास्टिक में डुबोकर प्लास्टिक की अर्धस्थायी कोटिंग कर दी जाती है। तो धातुओं को जंग वगैरह से बचाने के लिए हम उस पर प्लास्टिक की अर्धस्थायी कोटिंग भी कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेंटिंग। क्या बोला है, धातुओं पर जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए उन पर एनामिल पेंट्स को अर्धस्थायी कोटिंग कर दी जाती है। तो क्या रहता है, पेंटिंग में भी मतलब हम पेंट वगैरह कर देते हैं धातु में, तो उससे भी हमारी धातु में जंग वगैरह नहीं लगता है। फिर आ जाता है रेड लेड। अब रेड लेड क्या रहता है, तो बोल रहा है धातु से बनी नाव, पुल, तेल की टंकी, पाइप तथा आयरन या स्टील से बनी हुई बहुत सी वस्तुओं के जंग से बचाने के लिए उन पर लाल रंग का पेंट कर दिया जाता है। उसे रेड लेड पॉइंट कहते हैं। रेड लेड पॉइंट पर पानी का प्रभाव नहीं होता है। यह लेड
ऑक्सीजन और तीसी के तेल को मिलाकर बनाया जाता है। तो जो हमारा रेड लेड रहता है फ्रेंड्स, रेड लेड हमारा कुछ नहीं रहता है, किस किस को मिलाकर बनाया जाता है, ऑक्सीजन और तीसी का तेल को मिलाकर रेड लेड बनाया जाता है। और इसमें ये ध्यान रखने वाली क्या बात है, तो बोला है धातु से बनी नाव हो गया, पुल, तेल की टंकी, पाइप आदि पर क्या रहता है, लाल रंग की परत चढ़ा दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेड लेड। और उसे ही क्या बोलते हैं, रेड लेड पॉइंट भी बोलते हैं। तो बोल रहा है रेड लेड पॉइंट पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है। किसका इसका मिश्रण रहता है, ऑक्सीजन और तीसी के तेल को मिलाकर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी विभिन्न प्रकार की एंटी कोरोसिव, मतलब किस 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 धातु पर हमारा जंग वगैरह नहीं लगता, या हमारी कोटिंग कितने प्रकार की होती है, जैसे हम किस धातु पर किसकी परत चढ़ाते हैं, तो उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। और फ्रेंड्स ये हमारी फिटर थ्योरी का मतलब लास्ट चैप्टर था। अब इसके बाद हमारा बेल्डिंग रह गया है, हमारा टर्नर ट्रेड रह गया है, मतलब हमारा लेथ मशीन रह गया है, और हमारा मशीनिस्ट ट्रेड रह गया है। तो फ्रेंड्स अब जो ट्रेड हमारी मशीनिस्ट हुआ, वेल्डर हुआ, टर्नर हुआ, तो अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।